तो आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.1। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर चैप्टर 1 का कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, इस बैच में हम लोग पूरा क्लास 10th का सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो इसी से क्वेश्चंस को निकालना है। 3 क्वेश्चंस है, हम लोग तीनों करते हैं। पहले वीडियो पॉज कीजिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। तो चलिए यहाँ से एक से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा जूम करके चलिए। पहला क्वेश्चन है 135 तथा 205। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप लोग वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए या एल्गोरिथम लिखिए, बात सेम है, या इसी को हम लोग प्रमेयिका भी बोलते हैं। तो एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इन दोनों संख्या में से जो बड़ा है उसको a मानते हैं, यानी 225 को a मानेंगे, और जो छोटा है उसको क्या मानेंगे, b। यानी a के जगह पे कौन आएगा 225 और b के जगह पे आएगा 135 इंटू। अब क्या काम करते हैं हम लोग, रफ में 135 से 225 को भाग देते हैं। ठीक है, 135 से हम लोग भाग देंगे 225 को, तो 2 बार में हो जाएगा 270 ज़्यादा, तो 1 बार में लगाएंगे, 1 बार में लगेगा 135। इसको हम लोग माइनस करते हैं तो ये आएगा 0, उसके बाद ये आएगा 9 और ये कट जाएगा, यानी 90 बचेगा। यानी 135 से 1 बार में आएगा और शेषफल बचेगा 90। अब आगे देखिए, हम यहाँ से ये जो 135 है ये आएगा a का वैल्यू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 135, और जो शेषफल है 90 ये बन जाएगा b का वैल्यू, तो 90 इंटू। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 90 से 135 को भाग करेंगे, तो भाग करते हैं 135 को 1 बार में लगाएंगे 90, बचेगा कितना 45। ठीक है, तो 1 बार में लगेगा, शेषफल कितना बचेगा 45। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 90 जो है ये बनेगा a का वैल्यू, यानी यहाँ पे आ जाएगा a का वैल्यू 90, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो रिमाइंडर है 45 ये यहाँ पे आ जाएगा 45 गुने। अब हम लोग 45 से इस 90 को भाग करते हैं, 45 से 90 को भाग करेंगे, 45 दूना 90 कट जाएगा पूरा, यानी शेषफल 0। तो 2 बार में लगेगा, शेषफल 0। अब जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है वैसे ही जो यहाँ लास्ट में b का वैल्यू होता है वही HCF कहलाता है। यानी इस संख्या का जो HCF होगा, जो इस संख्या का HCF होगा 135 और 225 का वो होगा 45, यानी HCF कितना है 45। ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक शेषफल कितना ना आ जाए, ये। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 को किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 196 38,220। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको, 2 नंबर क्वेश्चन में है 196 और 38,220। अब हम लोग क्या करेंगे, यही इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आगे देखिए ध्यान से, देखिए इन दोनों में 38,220 और 196 में जो संख्या बड़ा है उसको a मानेंगे, यानी 38,220 को हम लोग a मानेंगे
और जो एक छोटी संख्या 196 उसको हम लोग b मानेंगे। अब क्या करते हैं, 196 से हम लोग रफ में जाके 38,220 को भाग करते हैं। तो सबसे पहले 196 है तो एक 12 में लगाते हैं 196, ठीक है। इसको घटाएंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ पे बचेगा 17, 17 में से 8 9 जाएगा तो 8, 2 2 में से 1 जाएगा 1, यानी बचेगा 186। अब ऊपर से उतारते हैं 2, 1800, यानी ये लगभग बचेगा। एक बार इसको फिर से घटा लेंगे, 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। 186 ऊपर से 2, अब लगभग 9 बार में लगेगा। देखते हैं 9 बार में लगा के, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 से 9 में 81, 81 5 86, 86 का 6 हासिल 8, 9 को 9 और 8 17, यानी 1764 लगेगा लगभग 9 बार में। 10 बार में 1900 हो जाएगा। तो घटाते हैं, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ऊपर से कितना उतरेगा 0। 196 पचे 980, यानी 5 बार में लगभग लगेगा 980। गुना करके देख लेते, 6 पचे 30 का 0 हासिल 3, 9 पचे 45, 3 48 का 8 हासिल 4, 5 कम 5 और 4 9, यानी ये पूरा पूरी कट गया। यानी पहले स्टेप में ही 0 शेषफल आ गया। यानी 196 से कटा कितने बार में, 195 बार में, और शेषफल कितना आया 0, यानी शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल 0 आ गया तो जो ये b का वैल्यू है यही क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF। यानी 196 और 38,220 का HCF क्या होगा, तो खुद 196 ही होगा। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी संख्या 196 ही है जो 196 और 38,220 को पूरा पूरा भाग कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है, देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर में है, 2 नंबर हम लोगों ने कर लिया, 196 आंसर है। तीसरा नंबर 867 और 255, तो करते हैं इसको, 867 और 255। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 867 और 255, ठीक है। क्या करेंगे ध्यान से देखिए, वही सेम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिखना है यूक्लिड एक सेकेंड वेट करेंगे, हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कल की क्लास में प्रमेयिका के जगह पे प्रमेयिका के जगह पे हो सकता है कि कुछ लिखा गया हो, प्रमेयिका वो मिट गया था, ऐसा कुछ लिखा गया था, तो उसको ठीक कर लेंगे। ये नहीं होगा, प्रमेयिका ये वाला सही है, ठीक है। उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, कल की क्लास में शायद ऐसा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो आज देखिए हम लोग अब इसको बनाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। क्या होता है फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। इसी फार्मूला को हम लोग ने कल पढ़ा था। अब इन दोनों में से जो संख्या बड़ा है वो A, यानी 867 बड़ा है तो 867 को बनाएंगे A, जो छोटा है उसको B, यानी B के जगह पे कौन आएगा 255, तो 255 इंटू अब Q। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, हम लोग रफ में कहीं 255 से 867 को भाग देंगे, ठीक है। तो 250 बार में नहीं लेगा, 3 बार में देखते लगा कि 255 दिया, 5 से 15 5 हासिल 1, 5 से 15 6 हासिल 1, 3 6 7 765, यानी 3 बार में लगेगा 765, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, तो 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 1, यानी 102, यानी कटा कितने बार में 3 बार में। शेषफल कितना बचा 102। ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब यहाँ से ये 255 आएगा A का वैल्यू, यानी 255, और जो शेषफल बचा है 102, ये 102 ये बचेगा B का वैल्यू, यानी हो जाएगा B का वैल्यू गुने। अब क्या करेंगे, इस 102 से इस 255 को भाग करेंगे, तो हम लोग यहाँ 255 को भाग करते हैं, 2 बार में लगभग लगेगा 204, ठीक है। इसको माइनस करते, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 5, यानी 51, यानी 2 बार में लग जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 51। अब आगे हम लोग बनाते हैं, अब यहाँ से 102 आएगा आगे, शेषफल जो बचा है लास्ट में 51, ये आएगा B का वैल्यू 51 गुने। अब 51 से 102 को भाग करेंगे तो लगभग लगेगा 2 बार में, 50 दूना 100, 102 यानी पूरा कट जाएगा, शेषफल
जीरो आ जाएगा, यानी पूरा कटा 2 बार में, शेषफल कितना आया, जीरो, शेषफल जीरो आया। इसीलिए जो b का वैल्यू होगा वही क्या होगा, HCF, यानी जो HCF होगा 867 का और 255 का वो कितना होगा, 51। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1 नंबर क्वेश्चन में जो तीनों क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है n, कोई भी संख्या है, उस संख्या को अगर हम किसी संख्या, जैसे मान लीजिए 3 से भाग देते हैं, तो 3 से भाग देने पे जो शेषफल आएगा वो हो सकता है कि 0 आए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, लेकिन कभी भी 3 नहीं आएगा या 3 से बड़ा नहीं आएगा। यानी शेषफल 3 से भाग देने पर किसी संख्या को शेषफल हमेशा 0, 1 और 2 ही आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता है। यानी कोई संख्या n है, इस n संख्या को हम लोग मान लीजिए d से भाग देते हैं, तो d से भाग देने पे जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो हमेशा आएगा 0, 1, 2, 3, कहाँ तक आएगा, d-1 तक, यानी 1 कम तक। जितना से भाग देते हैं उतना कम तक शेषफल आता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या n है, उस संख्या को हम लोग मान लीजिए 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देने पर उस संख्या का जो शेषफल बचेगा वो 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, लेकिन 5 कभी नहीं बचेगा, 4 तक ही। यानी ये जिससे d से भाग दिए उससे 1 कम तक बचता है। यानी एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 20। इस संख्या को 3 से भाग देते हैं, तो इस संख्या 20 को 3 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, कभी भी 3 नहीं बच सकता है। तो 3 से जैसे 20 को भाग दिए, 3 छक 18, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। यानी किसी भी संख्या को हम नीचे वाला संख्या से भाग देते हैं d से, तो शेषफल 0, 1, 2, 3 और d-1 तक आता है। अगर हम किसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। अगर किसी संख्या को 5 से भाग देंगे तो शेषफल 4 तक आ सकता है 0 से। इसी तरह से हम किसी संख्या को अगर मान लीजिए 10 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ऐसे करके 9 तक शेषफल आ सकता है, लेकिन शेषफल 10 कभी नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बोरिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में बोला है कि ये सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो ये जो दिया हुआ है इन्हीं तीनों के रूप का होगा। एग्जाम्पल में आप कोई भी विषम पूर्णांक लीजिए, मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं, कोई भी विषम, जैसे मान लीजिए 7 लेते हैं, 7 एक विषम संख्या है, तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुने 1 प्लस 1, यानी ये 7 जो आया विषम पूर्णांक जो आया वो आया 6, 1 से गुना हुआ है तो q अब प्लस 1, यानी ये आया 6q+1 के रूप में। देखिए यही लाना है, अभी बना रहे हैं, बस लॉजिक समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझते चलिए ध्यान से। मान लीजिए कोई संख्या है विषम संख्या, जैसे 21 है ना, तो 21 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुने 3 18 और 3 20, यानी 6 इंटू 3, क्यू कोसेंट होता है जितने बारे में कटता है, रिमाइंडर आया है 3, यानी ये संख्या 6q+3, यानी ये विषम संख्या जो है इसको हम लोग 6q+3 के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसीलिए ऐसे ही एक संख्या मान लेते हैं कि कोई विषम संख्या है 35, तो 35 का मतलब होता है 6 गुने 5 प्लस 5, देखिए 6 5, यानी 5 बारे में कटा है तो क्यू कोसेंट बोलते हैं जितने बारे में कटता है, और 5, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यही तीनों रूप, विषम पूर्णांक यही तीनों रूप का होगा, या तो 6q+1 के रूप का होगा, या 6q+3 के रूप का होगा, या 6q+5 के रूप का होगा। इसी बात को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए इस बात को सिद्ध करते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो तीनों वैल्यू दिया है, इस तीनों वैल्यू में आप q के जगह पे नेचुरल नंबर रखते जाइए, हमेशा विषम संख्या ही आएगा, करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए 6q+1 है, तो 6q+1 में q के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे अगर, तो वो हमेशा विषम संख्या ही देगा। इसको सॉल्व करके विषम आएगा, सेम इसको भी सॉल्व करके विषम आएगा, है ना।
इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो विषम संख्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी विषम आएगा, और इसमें q का मान रखेंगे कुछ भी तो भी विषम आएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देख लीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग को क्या सिद्ध करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम लोग लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर, इसको मान लेते हैं हम लोग a। ठीक है, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पे जो q है, q वो भाजक है, यानी q भाजक है, और ये जो 6 है, 6 ये है भाज्य, सॉरी ये 6 जो है यहाँ पे b का वैल्यू है ना, भाजक का वैल्यू, यानी b के वैल्यू को हम लोग मानेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ संख्या 6 वही, तो b का वैल्यू हो जाएगा 6, q का वैल्यू हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। अब शेषफल मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, b का मतलब है यहाँ पे 6q का मतलब है कि 6 बार 6 से हम लोग भाग दिए हैं, तो किसी संख्या को अगर 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है 6 से भाग देने पर, क्योंकि b का मान कितना है 6। तो जैसे फार्मूला होता है ऐसे होता है ना, a बराबर BQ प्लस R, यानी कि हम लोग a में भाग देते हैं b से, तो किससे भाग दे रहे हैं, b से, तो b से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा लास्ट में, शेषफल जो बचेगा लास्ट में, वो 6 से भाग देने पर 1 2 3 4 और 5 यही बच सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आगे हम लोग इसमें यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला क्या होगा, a बराबर BQ प्लस R, तो उसी फार्मूला का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग a को, जो ये a है, a इसको हम लोग माने हैं धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक को ही हम लोग क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, तो a के जगह पे हम लोग a रहने देते हैं। ठीक है, बराबर। अच्छा, b का मान हम लोग क्या माने हैं, तो b का मान माने हम लोग 6, तो 6 रख लेते हैं, इनटू q के जगह पे, अच्छा एक सेकेंड, अगर हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल 0 भी बचेगा। ठीक है, q के जगह पे क्या करते हैं, पहले हम लोग ये 0 पुट करते हैं, ये वाला 0, q के जगह पे 0 पुट करते हैं, या q के जगह पे क्यों रहने देते, तो वो तो r का मान है ना, r के जगह पे, सॉरी r के जगह पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे, तो इसको बनाएंगे तो a बराबर 6q। अब ध्यान से देखिए, ये जो आया a बराबर 6q, इसमें q का मान रख के देखिए, हमेशा सम संख्या आएगा, ये विषम संख्या नहीं आएगा। हमको क्या बोला है, विषम दर्शाना है, तो ये वाला नहीं होगा, इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। जैसे q का वैल्यू कुछ भी रखिए, 1 2 3 4, हमेशा सम आएगा, तो यानी 0 रखने पे, अगर हम r का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, विषम नहीं आएगा, सम आएगा। अब हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, सब कुछ वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ r के जगह पे, रिमाइंडर की जगह पे 1 रखेंगे। तो आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ध्यान से देखिए, आगे ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन करना है। आगे हम लोग लिखेंगे अगला स्टेप में, फिर से हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, तो a बराबर b का वैल्यू कितना माने हैं 6, q प्लस r। अब r की जगह पे एक बार देखिए 0 ले लिए थे, अब r की जगह पे 1 लेते हैं 1, तो यहाँ पे r की जगह यानी रिमाइंडर की जगह, शेषफल की जगह पे 1 लेते हैं, यानी a जो आया वो किस रूप का आया, तो a आया 6q प्लस 1 के रूप के। अब यहाँ पे आप लोग q का वैल्यू कुछ भी रख के देखिए, हमेशा विषम ही आएगा, यानी a बराबर आया 6q प्लस 1। a का मतलब है कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 के रूप का होता है, इस लाइन का मतलब ये है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विषम, क्या लिख देंगे, विषम। ये हमारा सिद्ध हो गया एक चीज, हमको 3 सिद्ध करना है, हम लोग अभी एक कर चुके। देखिए 6q प्लस 1 लाना था, यहाँ एक सेकेंड वेट करेंगे, देखिए यहाँ 6q प्लस 1 लाना था और हम लोग ले आए सिद्ध करके, ये a बराबर 6q प्लस 1, ये क्या है, विषम है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग विषम। चलिए आगे हम लोग को लाना है क्या, 6q प्लस 3। 6q प्लस 3 लाने के लिए क्या करेंगे, रिमाइंडर की जगह पे कितना रखेंगे 3, फिर रिमाइंडर की जगह पे कितना रखेंगे 5। तो अब फिर से आगे बनाते हैं। अब हम लोग लिखेंगे
फिर से चूंकि इक्वलिट विभाजन से हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी के जगह पे 6q प्लस रिमाइंडर, अब रिमाइंडर 1 रख लिए, अब रखेंगे 2। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे q के जगह पे वैल्यू पुट कर करके, तो ये हमेशा एक सम संख्या देगा, विषम संख्या नहीं आएगा, तो इस वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे। आगे लिखेंगे फिर से, चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस रिमाइंडर 2 रख लिए हैं, अब रिमाइंडर रखेंगे 3। अच्छा, रिमाइंडर कहाँ तक रखना है देख लीजिए, 6 से भाग दे रहे तो रिमाइंडर हम लोग 5 तक रखना है, 2 रख लिया, अब 3 रखेंगे। तो 3 रखेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे q का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, जैसे 1 पुट करेंगे तो 6 कम 6 और 3 9, यानी ये हमेशा पुट करने पे क्या देगा, विषम। इस लाइन का मतलब जिसको मैंने हाईलाइट किया उसका मतलब है कि a बराबर 6q प्लस 3, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 के रूप का होता है। इसको एरो देके लिख देंगे यहाँ पे विषम। हम लोग ने दूसरा वाला भी प्रूव कर लिया। अब हम लोग को तीसरा देखिए ध्यान से, दूसरा में क्या लाना था 6q प्लस 3, तो हम लोग इसको प्रूव कर लिए। अब हमको लाना है 6q प्लस 5, ये भी किस रूप का होता है, विषम रूप का होता है, ये भी सिद्ध करना है। तो फिर से लिखते हैं, चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r के जगह पे 3 मान लिए है, रिमाइंडर अब शेषफल रिमाइंडर मानेंगे 4, तो q का वैल्यू रखेंगे तो सम आ जाएगा। फिर इसके नीचे लिखेंगे फिर से a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर b के जगह पे 6, q के जगह पे q और r का मतलब शेषफल, शेषफल के जगह पे आप 4 रख लिए थे, 4 के बाद क्या रखेंगे 5। अब यहाँ पे q का वैल्यू पुट करके देखिए, हमेशा जो आएगा वो आएगा विषम संख्या, यानी a का रूप आया वो आया 6q प्लस 5, इसको एरो देके हम लोग लिखेंगे विषम। अब ध्यान से देखिए विषम कौन कौन आया, तो 3 बार आया विषम। एक बार यहाँ देखिए, एक बार यहाँ 6q प्लस 1 आया विषम, फिर आया 6q प्लस 3 विषम, फिर आया विषम 6q प्लस 5, यानी हम लोग विषम पूर्णांक को दिखा दिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 5 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का। तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग अतः ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला था, सिद्ध कीजिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, यही आया था पहले। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 था, ठीक है, या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। पहली बार में सबको समझ में नहीं आता है, इसीलिए वीडियो को दोबारा देखेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली बार में किसी को भी समझ में नहीं आता, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट एक बार करता हूँ और समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में लाना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, धनात्मक जो चीज़ सिद्ध करना है उसी को मान लिया। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लिए, a, और b का वैल्यू यहाँ से मानेंगे। 6q प्लस 1 लाना है तो b का वैल्यू क्या माने 6। अच्छा 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर हम लोग फार्मूला लगाए a बराबर बी क्यू प्लस आर का, और बारी बारी से रिमाइंडर का वैल्यू कभी 0 रखे, फिर 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, इसको रख के चेक किए, और जो जो विषम आया उसको सामने में हम लोगों ने विषम संख्या लिखा, और लास्ट में ये शुद्ध हो गया। बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है इसको, ठीक है। 1-2 बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने कर लिया, करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको समझते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी है, जिसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 616 मेंबर हैं, जिसको 32 सदस्य वाले जो आर्मी बैंड है उसके पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी जो समूह बनेगा उसमें समान संख्या होना चाहिए। उन
स्तंभों की संख्या यानी लाइनों की अधिकतम संख्या, हाईएस्ट संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग निकालेंगे HCF। अच्छा, HCF ही क्यों निकालेंगे, LCM क्यों नहीं निकालेंगे, इसका रीजन हम लोग आने वाले वीडियो में जब LCM सीखेंगे उस टाइम पे डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसका हम लोग क्या निकालना है, HCF यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम माने हाईएस्ट संख्या लाने के लिए हम लोग निकालेंगे 616 तथा 32 का महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसा निकालेंगे। तो इसका HCF निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग 10th क्लास में, यूक्लिड विभाजन का। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम भी आप लोग लिख सकते हैं, प्रमेयिका से। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो ये होता है A बराबर BQ प्लस R। अब 616 और 32 में कौन बड़ा है, 616, तो ये A का वैल्यू और 32 हो जाएगा छोटा वैल्यू इंटू Q। अब क्या काम करते हैं, रफ में 32 से 616 को भाग देते हैं, तो एक बार में लगभग लगेगा 32, तो 32 इसको घटाते हैं, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में 29, 296, 3 7 का 3 8 24, 3 9 27, 9 बार में अगर लगाएंगे, तो एक सेकेंड रुकेंगे। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, अगर 32 से 3 9 बार में लगाएंगे तो 18 के 88 लेख 9 288, यानी कि 9 बार में लगेगा लगभग 288। इसको घटाते हैं, ये हो जाएगा 8, ये कटेगा, ये भी कटेगा, यानी 32 से कटा है कितने बार में, 19 बार में। एक सेकेंड, 32 से कटा 19 बार में, और शेषफल कितना आया है, तो शेषफल जो आया है वो आया है 8, आया है 8, इसको लिख लिया। अब यहाँ से लिखेंगे ये वाला 32, तो 32 बराबर शेषफल कितना है 8, तो 8 आएगा B के जगह पे, 8 से लगेगा 4 बार में 32, शेषफल कितना बच जाएगा 0। अब शेषफल 0 बच गया, तो जो संख्या यहाँ पे आता है वही क्या होता है, HCF, यानी यहाँ पे मौसा जो होगा, HCF जो होगा वो कितना होगा 8, कितना होगा 8, यानी अधिकतम मार्चों की जिसमें आर्मी वाले मार्च कर सकते हैं उसका अधिकतम संख्या कितना है 8। लास्ट में लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 8 स्तंभ बन सकता है जिसमें आर्मी वाले बैंड के पीछे मार्च करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे समझते हैं। हम लोग ने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब स्क्वायर, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो स्क्वायर है, वर्ग है, वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब ध्यान से देखिए एक बात, 3m है, इसका मतलब 3 से भाग दिया गया है किसी संख्या को। अब अगर हम 3 से किसी संख्या को भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, यही आ सकता है 3 से भाग देने पर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, मानेंगे धनात्मक पूर्णांक को a, तो लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक को हम लोग मान लेते हैं a, तो माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, अब b का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं जहां b, अब b का वैल्यू क्या होगा, जिससे भाग दे रहे 3 से, तो b का वैल्यू हो जाएगा 3, तो b और q, तो q ही रहेगा r। अब r के जगह पे अब बताइए 3 से भाग देंगे किसी संख्या को तो शेषफल कितना कितना बच सकता है, 0 बच सकता है,
एक बच सकता है और 2 बच सकता है, यही बचेगा। ये आर का वैल्यू हम लोग माने हैं तो लिखेंगे माना, यही तीनों बच सकता है। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन का, क्योंकि हमको क्या यूज करना है। देखिए क्वेश्चन में बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए का ए ही रहेगा, बी के जगह पे कितना पुट करेंगे, तो बी के जगह पे पुट करेंगे 3, तो हम लोग लिख लेते हैं बी के जगह पे 3, क्यू का क्यू प्लस आर के जगह पे सबसे पहले क्या पुट करेंगे, ये वाला 0, यानी आर के जगह पे हम लोग लिखेंगे 0, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 3 क्यू। अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग लिखेंगे, हमको इसमें वर्ग बात किया था किस चीज़ का, वर्ग का, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसका वर्ग करते, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग माने स्क्वायर, तो वर्ग करने पर, तो इधर करते हैं स्क्वायर ए का, तो ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर, तो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर बराबर, अच्छा 9 क्यू स्क्वायर में से हम 3 कॉमन लेंगे, तो 3 को कॉमन लेंगे तो 3 तिया 9 और क्यू स्क्वायर, यानी ब्रैकेट में बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू, अब ध्यान से देखिए, जो भी वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में आया वो कोसेंट होता है, इसीलिए जो भी ब्रैकेट में आएगा उसको हम लोग m मान लेंगे, यानी इसको मानेंगे m, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m। अब ध्यान से देखिए, इस लाइन का मतलब समझिए, ए स्क्वायर बराबर 3m का मतलब हुआ, ए को हम लोग क्या माने थे, धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब हुआ किसी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर माने वर्ग 3m के रूप का होता है, और यही हमको लाना था। देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m का रूप का होता है। अच्छा क्वेश्चन में बोला था पूर्णांक m है, यानी जो ब्रैकेट में आएगा वैल्यू उसको हम लोग m मानेंगे, ये जो ब्रैकेट में आया इसको m मानेंगे, अगर यहाँ n बोलता तो हम लोग n मानते, तो m मान लिए, तो यहाँ आया ए स्क्वायर बराबर 3m, यानी ये हमारा एक सिद्ध हो गया, एक और सिद्ध करना है, यानी ये आया ए स्क्वायर बराबर 3m, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है। आगे हमको सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो रूप होता है वो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ सेम करेंगे, रिमाइंडर की जगह पे 0 था, अब क्या कर देंगे 1, तो चलिए इधर बना लेते हैं, ठीक है। इस साइड में लिखेंगे फिर से, चूंकि हम लोग जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b का मान कितना है 3, तो 3q प्लस आर के जगह पे 0 रख लेते, अब कितना रखेंगे 1। अब दोनों तरफ करेंगे वर्ग, क्योंकि वर्ग का बात किया है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ अगर हम लोग वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो एक साइड में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी इस साइड में हो जाएगा ए स्क्वायर, और इस साइड में हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इधर देखिए 3q प्लस 1 है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर बात सेम है, हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, ठीक है, तो यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 1, तो बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे 3q, बी के जगह पे ये 1, ये 3q को ए मानेंगे, एक को बी मानेंगे। आगे बनाते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 3 दूना 6q।
आगे बनाते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 6q। ये जो प्लस 1 है इसको हम लोग लास्ट में कर देते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया ए स्क्वायर बराबर, हम ध्यान से देखिए इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, 3। तो 3 को कॉमन करते हैं, 3 कॉमन करेंगे तो 3 बार में 9 कटेगा और q² ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही अगर इस संख्या में से 3 कॉमन करेंगे तो 2 बचेगा और q बच जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस में 1 बचा है। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3। अब ध्यान से देखिए एक चीज, इसमें बोला था पूर्णांक को m मानने के लिए, यानी जो ब्रैकेट में वैल्यू इतना आया इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे m, यानी 3m प्लस कितना है 1, तो 1। यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आया वो आया ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ए मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर माने वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और यहाँ पे क्या आया था, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m के रूप का होता है। तो यही लाना था, है ना, यही लाना था हम लोग को। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लाना था, लाना था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये सिद्ध हो गया। थोड़ा सा ये सब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है और लॉजिकल भी है, तो 1-2 बार देखिएगा तभी जाके समझ में आएगा, पहली बार में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर से वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग सिद्ध कर लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस के 1 का रूप का होता है। इसका मतलब जैसे कोई संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं हम 5, तो 5 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग कीजिए, 5 का स्क्वायर कितना 25। तो 25 जो होगा ये या तो इस रूप का होगा या तो इस रूप का होगा। देखिए जैसे 3 8 24 और 1 25, यानी 3 8 मतलब q प्लस 1, यानी ये हो गया 3q प्लस 1 के रूप का। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो या तो 3q प्लस 1, यानी q भी बोल सकते हैं, m भी बोल सकते हैं, m बोल लेते हैं 8 को, 3m प्लस 1 या 3m के रूप का होता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 7 लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 होगा। 49, तो 49 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 18, 18 नहीं लिख सकते 16, 16 तो 48 और 1 49। तो ये किस रूप में आया 3m प्लस 1, तो या तो 3m प्लस 1 के रूप का होगा या तो 3m के रूप का होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स बनाते हुए चलिए, आपका नोट्स ही बनाइएगा पूरा, तो वही सही रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए नोट्स बनाइए, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा और ये थोड़ा सा हार्ड भी लग सकता है, ठीक है। तो इसको 1-2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग अपने से क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, घन का मतलब क्यूब, धनात्मक पूर्णांक का जो क्यूब होगा, घन होगा, वो या तो 9m के रूप का होगा, या तो 9m प्लस 1 के रूप का होगा, या तो 9m प्लस 8 के रूप का होगा। यही बात हम लोग को दर्शाना है। अब देखिए क्यूब करके 9 लाना है, किसी संख्या का क्यूब करके 9 लाना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, उस संख्या को हम लोग 3 मान लेंगे। अच्छा 3 मानेंगे और 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, 3 गुने 3 गुने 3 27, और 27 में से हम लोग 9 को कॉमन कर लेंगे, 9 या 27, इस प्रकार से आ जाएगा। यानी हम लोग b का वैल्यू कितना मानेंगे 3, b का वैल्यू कितना मानेंगे 3, तो धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेते हैं a, तो लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक बराबर a, जहां
बी। अच्छा बी का वैल्यू ध्यान से देखिए, बी का वैल्यू 9 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी का वैल्यू हम लोग 9 मानेंगे तो 9 का क्यूब करेंगे, फिर उसका ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे, इस क्वेश्चन में पता चलेगा, तो वो चीज़ बहुत टफ हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बी का वैल्यू 3 मानते हैं। ठीक है, अब बताइए अगर हम बी का वैल्यू 3 मानेंगे तो बी का वैल्यू 3 मानने पे शेषफल क्या क्या आ सकता है, 1 0 1 2, बस क्या क्या आ सकता है, एक तो 0 आ सकता है, फिर 1 आ सकता है, फिर 2, यानी 3 से किसी संख्या को भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 0 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3 कभी नहीं आएगा, या 3 से बड़ा कभी नहीं आएगा, 0 1 और 2 ही आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको माने हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, चलिए इसको आगे हम लोग अब बनाते हैं। तो आगे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, है ना, यूक्लिड विभाजन का यूज करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है। यहाँ लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या है, अभी हम लोग पढ़े हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मतलब रिमाइंडर शेषफल। तो ए माने कोई भी धनात्मक पूर्णांक, बी का मान कितना है 3, तो 3 क्यू का क्यू रहने दीजिए, रिमाइंडर शेषफल की जगह पे पहले क्या रखेंगे हम लोग, शेषफल की जगह पे रखेंगे पहले 0, पहले रखेंगे 0, तो इस आर के जगह पे हम लोग 0 पुट करते हैं, तो 0, तो यहाँ से आएगा ए का वैल्यू 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q। अच्छा क्वेश्चन में किस चीज़ का बात किया है, घन का, यानी कि क्यूब का, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ घन करते हैं, तो इधर बना लेते हैं। देखिए लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब क्यूब, घन करने पर, तो अगर दोनों तरफ घन करेंगे तो ए का घन करेंगे तो ए क्यूब, और इधर करेंगे 3q का घन, तो 3q, ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब बराबर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 गुने 3 गुने 3, गुना करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, यानी आएगा 27, और क्यू का क्यूब करेंगे तो आएगा क्यू क्यूब। अब ये आ जाएगा ए क्यूब बराबर, देखिए 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 3, और क्यू क्यूब को ऐसे ही रख देते हैं। अब ध्यान से देखिए ए क्यूब, अच्छा 9 ही क्यों लिखे, क्योंकि हमको इसमें आंसर में 9 लाना है, तो 9, और अभी ही बताया ब्रैकेट में जो भी बचता है वो कोसेंट बचता है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं m, क्योंकि हमको लाना भी क्या है m, तो इसको मान लेते हैं ब्रैकेट वाला को m, यानी हमारा एक आंसर प्रूव हो गया, क्या, ए क्यूब बराबर 9m। ए क्यूब का मतलब, ए का मतलब धनात्मक पूर्णांक, क्यूब का मतलब घन, और 9m का मतलब 9m के रूप का होता है, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है। एक बात हम लोग सिद्ध कर लिए। अब हम लोग को दिखाना है 9m प्लस 1 के रूप का होता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ ये जो r का वैल्यू है यहाँ पे 0 की जगह पे कितना रखेंगे 1, तो अब हम लोग आगे वैसे ही बनाएंगे, r की जगह पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये हो जाएगा a बराबर b का मान कितना है, यहाँ देखिए 3, तो 3q प्लस r की जगह पे 0 रख लिया, अब कितना रखेंगे 1, तो 1। अब किस चीज़ का बात हुआ है, घन का, तो हम लोग करते हैं दोनों तरफ घन, दोनों तरफ घन, घन करने पर, घन माने क्यूब, दोनों तरफ घन करने पर। तो चलिए इसको अब आगे बना लेते हैं, तो दोनों तरफ घन करते हैं यहाँ से, तो ये है a, तो ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर, उधर है 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 का क्यूब। अब हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे, इसको आप लोग साइड में कहीं नोट कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी हम लोग अब इस फार्मूला का अभी यूज करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला को। इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में साइड में, ठीक है, इसी फार्मूला का यूज करके अभी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं,
चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब, इधर फार्मूला आएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ से देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का मतलब 1, तो 1 का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, ए के जगह पे 3 क्यूब, तो 3 क्यूब ए स्क्वायर इंटू देखिए 3 ए स्क्वायर बी, बी के जगह कितना है 1, तो 1 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 इंटू ए के जगह पे 3 क्यूब इंटू बी स्क्वायर, बी के जगह पे 1 यानी 1 का स्क्वायर। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो जगह ए क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27 और क्यू का क्यूब क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, ये हो जाएगा 3 गुने 3 का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और गुना में 1 है तो 1 प्लस 3, तो 3 से 3 में गुना करेंगे 9 क्यू और गुना में 1 का स्क्वायर 1, आगे बनाते हैं। हो जाएगा a क्यूब बराबर 27 क्यू। एक काम करते हैं, ये जो 1 है इसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। ये हो जाएगा 9 में 3 से गुना करेंगे 27 क्यू स्क्वायर, और उसमें 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, अब प्लस में 9 क्यू में 1 से गुना करेंगे 9 क्यू प्लस 1 जो बच गया था उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए a क्यूब बराबर, अब हम लोग क्या काम करते हैं ध्यान से देखेंगे, हम लोग इतना में से ये 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू में से 9 को कॉमन करते हैं, ठीक है, तो 9 को कॉमन करेंगे, 9 को कॉमन करेंगे तो 3 रहेगा, 9 3 27 और क्यू क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 बार में कटेगा 27 क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 9 से 9 कट जाएगा सिर्फ क्या। ध्यान से देखिए ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9। अब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आया है, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आया है 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं m, तो m प्लस क्या बच रखा है 1। इस लाइन का मतलब है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का होता है, और ये बात हम लोग का प्रूव हो गया और यही प्रूव करना भी था, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं 9m प्लस 1। ध्यान से देखिए हम लोग को क्या सिद्ध करना था कि 9m के रूप का होता है, फिर सिद्ध करना था 9m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिद्ध किया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m के रूप का होता है, यहाँ किए थे है ना, और अभी कर लिए 9m प्लस 1 के रूप का। एक और सिद्ध करना है क्या, 9m प्लस 8 के रूप का होता है ये चीज। तो अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, हम लोग जो r का वैल्यू माने हैं वो पहले 0 माने थे, फिर 1 माने थे, अब हम लोग 2 मानेंगे, सब कुछ वैसे ही बनेगा, सिर्फ जो रिमाइंडर है शेषफल उसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग अब बना लेते हैं, लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b के जगह पे 3, q के जगह पे q प्लस r के जगह पे क्या रखेंगे 2, दोनों तरफ क्या करेंगे घन, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन माने क्यूब, घन करने पर, तो हम लोग दोनों तरफ घन करते हैं, तो ये हो जाएगा a का क्यूब और इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब, तो a का क्यूब a क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी फार्मूला पढ़े हैं, प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम लोग आगे बनाते हैं, हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27, q का क्यूब क्यूब 2 का क्यूब का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 8, ये हो जाएगा 3 गुने 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर गुना में 2, प्लस इसको बस सिंप्लीफाई करना है, 3 गुने 3 क्यू गुने 2 का स्क्वायर 4, इसको बनाते हैं, हो जाएगा a क्यूब बराबर 27 क्यूब। अब एक काम करते हैं, ये जो 8 है इस 8 को लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 3 नमा 27, 27 दूना 54, ये हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर होगा, प्लस इसको बनाते हैं 3 3 9 और 9 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36, क्यू है तो क्यू, ठीक है, प्लस अच्छा बच कौन रखा था 8, तो 8 को हम लोग लास्ट में कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इतना वैल्यू में से यहाँ से लेके यहाँ तक इतना वैल्यू में से हम लोग 9 को कॉमन करेंगे,
9 को कॉमन करेंगे तो 3 बार में 27, क्यू क्यू, 9 छक 54, 9 चौका 36। अच्छा लास्ट में अकेला कौन है? 8, तो 8 यहाँ से हो गया a क्यूब बराबर 9। अब ब्रैकेट में जो पूरा वैल्यू बच रखा है, इस पूरा वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? m। इसके जगह पे लिखेंगे m प्लस इधर क्या बच रखा है? 8। 8 इस लाइन का मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और ये बात भी हम लोग को सिद्ध करना था और इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। 9m प्लस 8 आ गया। देखिए 3 चीज सिद्ध करना था। एक तो कि 9m के रूप का होता है ना, एक करना था 9m प्लस 1 के रूप का होता है, एक 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और हम लोगों ने तीनों बात को यहाँ पे सिद्ध कर लिया। तो आप लोग इसको अब वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है ये बात सिद्ध हो गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आता, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2 का बेसिक और उसको कल हम लोग समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।